हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग बायोलॉजी में 12th क्लास में चैप्टर जो 3 है उसको लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है मानव जनन। तो पीछे हम लोग जो मानव जनन में जो पीछे हम लोग जो फिगर था, फिगर को समझ चुके थे। ये फिगर थे और जो ये फिगर था सब हम लोग समझ चुके थे कि जो मानव जनन में कौन कौन से अंग होते हैं और इनका जो कार्य है जो फिगर के माध्यम से हम लोग समझे थे। तो अब हम लोग जो थ्योरी है इसका थ्योरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मानव जनन होता है, ठीक है, मानव जनन में कौन कौन अंग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा हम लोग टाइम लेते हैं और ये हम लोग का चलिए। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि हम लोग पीछे हम लोग पढ़े हैं कि मानव जनन में जो मुख्य अंग होता है नर का, वो होता है वृषण होता है, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हाँ चलिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं। जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति को बनाए रखने के लिए अपने जैसा हूबहू नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहते हैं प्रजनन। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसमें होता है? मानव मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, और जो पेड़ पौधे कुछ होते हैं या कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता है। उस सब के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं मानव जनन, ठीक है। और मानव जनन में जो सबसे मुख्य अंग है, जो प्राथमिक, देखिए जो मुख्य प्राथमिक अंग है वो होता है टेस्टिस, यानी वृषण। पहले समझते हैं कि वृषण क्या है। देखिए, वृषण क्या होता है ना, कि प्रत्येक नर में जो होता है ना, ये एक जोड़ी अंडाकार पाया जाता है। प्रत्येक नर में एक जोड़ी अंडाकार के रूप में पाया जाता है, और जो किसमें होता है, एक थैली में बंद होता है। इस थैली को हम लोग कहते हैं वृषण कोश, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक नालाकार, एक घोड़े के नाल की तरह एक नली लगी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिवृषण, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा रचना में पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश। यानी जो वृषण होता है ये पाया जाता है वृषण कोश में, ठीक है। और पीछे में भी एक बार चर्चा भी कहते हैं कि जो वृषण होता है ना, इसका जो निर्माण होता है ना, वो होता है हमारे उदर गुहा में, ठीक है। ये जन्म से पहले बच्चा, जब जो शिशु है, जन्म से पहले क्या होता है, एक संकीर्ण रास्ते से उदर गुहा, और एक संकीर्ण जो रास्ता होता है उसके द्वारा ये क्या होता है, वृषण कोश में आता है, इसको, ठीक है। और इस जो ये नली होती है, इसमें कभी बाई चांस क्या होता है, कोई हम लोग शरीर में जो भी आंत यदि उसमें उतर जाता है, इसको हम लोग हर्निया कहते हैं, ठीक है। पीछे और आएगा, हो गया। यहाँ पे देखते हैं वृषण क्या कर रहा है। वृषण एक अंडाकार, एक होता है एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और यह बाहर से क्या होता है, 2 झिल्लियों में घिरा होता है। जो वृषण होता है बाहर से 2 झिल्लियों में घिरा होता है। जो इसकी आंतरिक जो झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली अंदर अंतर्वर्तित होकर 250 से लेकर 300 कोष्ठकों को क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिया भी कहते हैं। देखिए, जो वृषण होते हैं, वृषण के जो अंदर एक झिल्ली होती है, ये कम से कम 250 से लेकर 300 तक ये कोष्ठकों में भाग में बटी होती है, एक नलिका में बटी होती है, और ये क्या करती है, एक पाली का निर्माण करती है, जिसे वृषण पाली कहते हैं। जैसे मैं देखा यहाँ पे पाली का निर्माण किया ना, इसको कहते हैं वृषण पाली, ठीक है। ये है अधिवृषण का कटा हुआ भाग है, ठीक है। और इसमें देखिए, ये जो वृषण हम लोग का है, वृषण है, और इसी को जो हम लोग से काट दिया गया है, ये भाग है। इसमें समझते हैं इसमें क्या कहता है। देखिए, जब वृषण को काट दिया जाता है, तो इसमें जो सबसे मुख्य होती है शुक्रवाहिकाएं होती है। शुक्रवाहिकाएं जो शुक्राणुओं को ढोती है, ले जाती है। ये वृषण कोष्ठक है। ये जगह जो पाली है, पाली में बटी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 250 से 300 लगभग होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसकी जो परत होती है ना, इसके परत को जो का है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया विशेष प्रकार उत्तक होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है शुक्र जनन नलिकाएं, वही हुआ शुक्र जनन। ये जो नली है शुक्र जनन नलिकाएं है, जो क्या करती है, जो वृषण कोश में शुक्राणुओं को प्रवाहित करती है, जहां पर ये परिपक्व होते हैं। और ये है, देखिए, ये इसको बंधा हुआ है। इसका यह एक जो नली होती है, नली से क्या होता है, बंधा होता है, इसी को कहते हैं अधिवृषण। और इसी में क्या होता है, जो शुक्राणु होता है परिपक्व होता है। और जो अधिवृषण होते हैं उसकी लंबाई होती है 6 मीटर। ये सबसे लंबी होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर। ये बहुत ही आपस में क्या होती है, मिली होती है, और इसका आकार घोड़े की नाल की तरह होता है। और जो बीच में दिया है यहाँ पर का है वृषण, ये जो जालक है, जो सबसे लास्ट पर दिया है ट्यूनिका वेजाइनलिस है ना, तो ये दोनों का है ट्यूनिका एल्बुजिनियास और ट्यूनिका वेजाइना
लेयर से क्या है दोनों, ये बेसन के परत है, बाह्य परत है ना, एक बाह्य एक अंदर परत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। और अब हम लोग आते हैं जो एक सेकंड, क्या कर रहा है कि शुक्र जनन नलिका में आंतरिक संरचना, शुक्र जनन में आंतरिक संरचना कौन कौन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जो बेसन के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है, इसके भीतर 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। किसके भीतर, जो शुक्राणु शुक्राणु जो जनन नलिका है उसके अंदर 3 प्रकार के कोशिका पाई जाएगी। पहला उसका नाम है शुक्र जनन कोशिका, पहला क्या है शुक्र जनन कोशिका, दूसरा है सर्टोली कोशिका और तीसरा है अंतराली कोशिका, ठीक है। 3 प्रकार के हमारे जो बेसन है, बेसन में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब इस सब के हम लोग कार्य के बारे में समझते हैं कि इसका क्या काम है, ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसका क्या काम है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला दे रहा है शुक्र जनन नलिकाएं, जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, ये नर जननिक कोशिकाएं होती है जो और सूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का निर्माण करती है। यानी जो आदि बीज बीज शुक्राणु होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें ये क्या करता है, जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं और सूत्री विभाजन के द्वारा उसको आधा कर देता है, 22+X में विभाजित करता है, ठीक। चलिए दिया अगला दिया है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका क्या है, यह पिरामिड के आकार की कोशिका है। ये कैसी होती है, ये पिरामिड के आकार की तरह होती है, ठीक है। जो पिरामिड ऐसे पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड के आकार की होती है, ठीक है, जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका का पोषण करती है। देखिए जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करती है ना, तो सर्टोली कोशिका का जो नियंत्रण है ना वे करती है FSH, कौन करती है, FSH। और FSH का है यह एक मनुष्य के मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाला हार्मोन है। और ये जो FSH है ये क्या करता है, ये यही सर्टोली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, यानी उसे एक्टिव करता है, जिसके कारण ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है ABP। ABP का निर्माण करता है और यही ABP का करता है शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर दिया है अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका भी सेल करते ही करेंगे, लीडिंग कोशिका सेल करेंगे ना। तो चलिए जो अंतराली कोशिका है इसके बारे में कह दिया है कि बेशक जो पाली में जो शुक्र जनन है नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है और इसमें क्या होते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे एक वाहिकाएं और एक लीडिंग कोशिकाएं होती है, इसे क्या कहेंगे अंतराली कोशिका कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, जो अंतराली कोशिका है इसका मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और तो किसमें क्या होता है, सेम वही होता है जो हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है LH, लेओनिडाइजिंग हार्मोन। और ये भी स्रावित होता है पिट्यूटरी से, कहां से होगा, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसे स्रावित होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है LH। और ये क्या करता है, ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं इसको उत्तेजित करके और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करने में सहायता करता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करवाता है। कौन, ये भी पूछा क्वेश्चन कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो वे करती है कौन, अंतराली या उसको कहेंगे लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है। चलिए आगे करा इसमें कि ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, इसका कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होते हैं, प्रतिरक्षात्मक बने उसकी रक्षा करने वाली भी कोशिकाएं होती है, जो शुक्राणु जो निर्माण होता है ना उसकी रक्षा भी ये करती है। तो इस तरह से हम लोग जो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं थी जो हमारे बेसन में पाई जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो द्वितीयक अंग होता है, द्वितीयक अंग में जो इसके सहायता करने वाला होता है, हेल्पिंग करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें दिया है बेसन कोश। तो बेसन कोश पीछे हम लोग चर्चा किए हैं कि बेसन कोश का एक मोटी सी थैली रचना होती है जिसमें बेसन पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसन को बाहर आघातों से बचाने में बहुत हेल्प करता है, इसमें विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है। देखना होगा कि इसमें क्या दिया है, बेसन जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे बेसन कोश कहते हैं, जाहिर सी बात है। बेसन कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे क्या होता है, बेसन का तापमान क्या हो, शरीर के तापमान से 2 से 3 सेंटीमीटर कम हो, क्या हो, क्योंकि हमारे जो बेसन में जो शुक्राणु बनते हैं उन्हें शरीर के तापमान से 2 या 3 से डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यानी जो हमारा शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो शुक्राणु बनने के लिए हमें चाहिए 35 से 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये जो बेसन कोश होते हैं शरीर से बाहर होते हैं जिसके कारण तापमान होता है कम होता है, ठीक है। और दिया है सेकेंड नंबर जो हेल्प
जो सहायक कोशिका में अंग में दिया है अधिवेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर, ये जो शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के जो पक्ष से जो सतह पर क्या होते हैं, अधिवेशन में खुलती है। जो शुक्रवाहिकाएं है ना, जो शुक्रवाहिकाएं हैं, देखिए ये है हमारा वृषण, और जो इसके पक्ष भाग है ये कहाँ खुलते हैं, नीचे की तरफ, पक्ष में नीचे की सतह में खुलती है, और इसी को हम लोग कहते हैं अधिवेशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहीं पर जो शुक्राणु होते हैं परिपक्व होते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, लेकिन इसका परिपक्व कौन होता है, अधिवेशन में, ठीक है। खरा है कि अधिवेशन पतली एवं लंबी नलिकाएं अत्यधिक कुंडलित से बनी होती है, बहुत सा कुंडलित होता है, अभी बताया ना कि इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, और इसमें शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य होता है, जो कि मुझे चर्चा किया। इसमें बहुत सारी जो नली पाई जाती है, नली जैसी रचना होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, और ये घोड़े की नाल की तरह होती है, और इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, ठीक है। चलिए अगला हमका दिया है, सहायक अंग में दिया है, अगला शुक्रवाहक नलिका। अब इस शुक्रवाहक नलिका की बात की है, जो वृषण से जो नीचे तली होती है उससे, और जो भी अधिवृषण होता है, शुक्र नलिका है, एक दूसरे को जोड़ती है। देखिए यहाँ पर है, अधिवृषण के पक्ष भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर गुहा तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है। ये एक नली है, जो शुक्रवाहक का है, एक नली है जो क्या करती है, ये अधिवृषण के जो पक्ष भाग है उससे निकलकर और शुक्रवाहक नलिका की जो उदर गुहा होती है वहां जाकर ये जो मूत्राशय के ऊपरी भाग में क्या होती है, एक लूप बनाती है। यानी ये शुक्राणुओं को ढोने का काम करते हैं कौन, शुक्रवाहक नलिका है। अगर यह अस्खलन नलिका, अस्खलन नलिका यह उदर गुहिका में, उदर गुहा में क्या होता है, जो शुक्राशय से क्या होता है, निकलकर एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है, और यह दोनों मिलकर एक अस्खलन नलिका कहलाती है। देखो ये जो अस्खलन नली है और जो शुक्रवाहक नली है, दोनों एक नली है। ये क्या करती है, जो शुक्राशय से निकलकर एक नलिका शुक्रवाहक में क्या करती है, खुल जाती है, ठीक है। ये कहाँ खुलेगी, शुक्रवाहक में खुल जाएगी, ठीक है। और ये किसको होती है, जो यूरिन होता है और जो शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, एक नली के द्वारा एक रास्ते से आगे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो अगला हमका अंग दिया है शीशन। देखिए शीशन मनुष्य के जो नर होता है उसमें यह मुख्य जनन अंगों में आता भी है, ये सहायक है, ठीक है। मुख्य में तो आता है वृषण, सहायक में है शीशन। शीशन का है एक लंबी सी रचना होती है, ठीक है। और देखिए यह क्या होता है, शरीर से बाहर एक जननेंद्रिया है, जो मूत्र नलिका शीशन के रास्ते बाहर खुलती है, ठीक है। और ये जो मूत्र नलिका होता है, जो उसमें जो स्पर्म होते हैं और जो यूरिन होते हैं, उसको क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और ये निषेचन में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि ये जो मादा होती है, मादा के जो योनि के रास्ते से ये क्या करते हैं, ये वीर्य को उसके फैलोपियन नली तक पहुंचाते भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुख्य अंग नाव के सहायक अंग है, और ये बहुत ही मैं कहने मतलब ये है कि बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगला है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है, ये एक जोड़ी पाया था, एक जोड़ी मतलब कि एक बाएं एक दाएं, यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे होते हैं, ठीक है। तथा ये क्या करते हैं, ये वीर्य में एक विशेष प्रकार का क्या करते हैं, एक लिक्विड को स्रावित करते हैं, एक लिक्विड को क्या करेंगे, स्रावित करते हैं। और ये लिक्विड क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं उसकी रक्षा करता है। शुक्राणु क्या करेंगे, ये रक्षा करेंगे, ठीक है। किसे करेंगे, जो अम्ल यह है, अम्ल जो यूरिन में जो अम्ल होता है उससे ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। तो जो शुक्राशय है एक विशेष प्रकार का जो लिक्विड है उसको स्रावित करता है, ठीक है। और यह जो वीर्य होता है उसमें लगभग ये 60% का होता है, शुक्राशय के द्वारा ही जो लिक्विड है उसका स्राव होता है, और ये एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आएंगे, अब जो सहायक अंग अभी पढ़े थे, अब सहायक ग्रंथि के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो जो हेल्पफुल करने वाली जो ग्लैंड है उसके बारे में पहला हम लोग का है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को ही कहते हैं प्रस्थ ग्रंथि, क्या कहेंगे, जो प्रस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। अब देखिए यह क्या है, यह एक संघन ग्रंथि है, यह एक संघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है, और यह वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग को क्या करती है, बनाती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक पुरुष द्रव का स्राव करती है, और उसमें लगभग ये जो 20 से 25% एक लिक्विड का स्राव करती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जितना भी प्रस्थ द्रव है जो शुक्राशय से स्रावित द्रव है, ठीक है। अब क्या होता है, जो शुक्राशय से जो स्रावित द्रव होता है ना उसमें एक प्रकार का जो पोषक तत्व भी पाया जाता है, पोषक तत्व पाया जाता है। इसी कारण जो शुक्राणु होते हैं वे गतिशील होते हैं, जैसे फैक्टोस है, फैक्टोस का स्राव करता है कौन, शुक्राशय। तो यही कारण है कि उसमें क्या होता है, एक गति मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो लिक्विड स्रावित करता है, ये स्रावित करता है, ये उसके रक्षा का काम करता है, ठीक है।
जो पुरुष द्रव है ये लगभग पूरा वीर्य का 20 से 25% होता है, और कितना था लगभग 60% था। ठीक है, अगला है हम लोग का, और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ग्लैंड जो है ना, देखिए ये क्या होता है, ये जो क्या कर रहे हैं, जो मूत्र नलिका होती है, इसको फिगर के माध्यम से देखो, यहाँ समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये मूत्र नलिका है, इसी के नीचे एक रचना पाई जाती है। ठीक है, अब क्या करती है, यहाँ से जो बेसन कोष की नलिका है जो पाई जाती है, यहाँ पर प्रवेश करती है, और इधर ये निकलती है एक नली, यहाँ से, कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो ऊपर से जो भी यूरिन आता है, इधर से जो भी शुक्राणु आते हैं, इस सबको ये आगे सीसन की ओर ये क्या करता है, बाहर की तरफ निकालने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, यही निर्णय लेता है कि बाहर किसको निकालना है। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसमें जो कोशिका है, इसकी मात्रा धीरे बढ़ने लगती है, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो यूरिन है बाहर निकलने में असमर्थ होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको हो जाता है कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड जब हो जाता है उसको प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, और इसका चीर फाड़ के माध्यम से इसका जो भी इलाज होता है किया जाता है। अगला यह है काउपर ग्लैंड। इसका जो श्रवण है सीसन में क्या होता है, अस्नेहल का एक कार्य करता है, और यह एक जोड़ी होता है। जगह काउपर जो ग्लैंड है, एक प्रकार का जो सुगंधित जो द्रव होता है, लिक्विड को स्रावित करता है, और ये क्या करता है ना, कि एक ऐसे लिक्विड को स्रावित करते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। और यही कारण है कि जो जंगली जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें भी ये एक स्नेहल देता है, जिसके कारण वे अपने सीमा को तय कर लेते हैं। जो जंगली जीव है, कुत्ता है या शेर है या बाघ है, जो भी है, वो अपने सीमा को तय कैसे करता है, तो जो काउपर ग्लैंड है उसमें एक विशेष प्रकार का स्नेहल स्रावित होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वो वे पहचान में आ जाता है कि ये किसी दूसरे का इलाका है। लेकिन ये मनुष्य में ये क्षमता नहीं होती है। अगला है टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ही वीवीआई टेस्टोस्टेरोन होता है। ये नर हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, ये नर हार्मोन है, जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। अंतराली कोशिका से क्या होगा, ये स्रावित होगा। पीछे चर्चा की हम लोग, जो एलएच होता है, जो लेटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, ये अंतराली कोशिकाओं को उत्तेजित करके टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। यह नर जनन अंगों के विकास और शुक्राणुओं के परिपक्व में सहायक होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो भी जनन अंग है और जो शुक्राणु का निर्माण और परिपक्वन है, उसमें बहुत ही सहायक होता है। चलिए, ये तो हम लोग का नर जनन अंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अगला जो इसमें कि देखिए, इसमें क्या होता है, स्त्री जनन तंत्र प्रक्रिया के अतिरिक्त कई प्रकार के कार्यों का भी निर्वाह करती है। इसमें एक प्रजनन के बावजूद अन्य क्रियाएं भी शामिल होता है, जबकि जो नर होते हैं केवल प्रजनन के लिए ही होते हैं, लेकिन मादा में क्या होती है, प्रजनन के अलावा कोई और भी जन प्रक्रिया होती है। जैसे निषेचन होता है, जो भ्रूण का विकास हो जाएगा, गर्भ को धारण करना है, दुग्धन होगा आदि स्त्री जनन तंत्र का एक हिस्सा है या भाग है। ठीक है, इसमें निषेचन होता है और भ्रूणों का विकास होता है, गर्भ का धारण किया जाता है और दूध का निकासी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो देखिए, इसमें जो प्राथमिक जो अंग है, मुख्य अंग, ये हमारा ये होता है अंडाशय ओवरी होती है, इसकी संख्या 2 होती है, और इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, जो द्वितीय अंग होता है, ये होती है अंडवाहिनी, इसको फैलोपियन नली कहते हैं। ठीक है, या ओविडक्ट कहते हैं। और अगला है गर्भाशय, यूटेरस, गर्भाशय या यूटेरस। और तीसरा है इसमें गर्भाशय ग्रीवा, जो कॉन्विक्स है, सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स है। ठीक है, ग्रीवा, जो कि इसको हम लोग कहते हैं, जो गर्भाशय है उसका जो मुंह होता है ना, या उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा गर्दन, इसको कहते हैं ना, बहुत ही ये आगे जो प्रसव के दौरान बहुत ही सहायक करता है ना। और अगला है योनि यानी विजाइना। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और ये तो मतलब देखिए, इसमें होता क्या है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा ना कि मादा जनन अंग, मुख्य मादा जनन अंग कौन है, निम्नलिखित में से मुख्य मादा जनन अंग कौन है। तो जो हमारा ओवरी होगा, ओवरी का है, ये मुख्य मादा जनन अंग है। ठीक है, या पूछेगा, इसे पूछेगा कि द्वितीयक या सहायक मादा जनन अंग कौन है, तो इसमें अंडवाहिनी देगा तो वो भी हो जाएगा, गर्भाशय देगा तो हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा देगा या विजाइना देगा, ये तो हो जाएगा। तो इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो लोग पीछे चर्चा कर लिए हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये मानव के मादा जो प्रजनन अंग है, और ये फिगर इसके समझ लेते हैं। देखिए, जो अंडाशय जो मुख्य अंग होता है अंडाशय, तो इसकी संख्या 2 होती है। देखिए, एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी में जो अंड कोशिकाएं होती है, डिम्ब कोशिका जिसको कहा जाता है, ये यहाँ पर क्या होती है, बनना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये मुख्य हो गया। उसके बाद जो ये अंडवाहिनी है, फैलोपियन नली है, यहाँ पे ये है गर्भाशय है, ये क्या है पर गर्भाशय है। ठीक है, और ये जो ग्रीवा है,
ग्रीवा, और नीचे जो दिया है पहले ये जो है कहा है योनि है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग आगे भी काम पढ़ेंगे, बट चर्चा भी कर चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर। देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो मादा होती है उसमें एक चक्र शुरू होता है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो अंडा है ना, ये जो अंडा है, एक अंडा को बनने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता है। तो इन्हें 1 सप्ताह जो है एक अंडा को बनने में लग जाता है। और ये जो इसको कहते हैं फिम्बरी, क्या कहेंगे, फिम्बरी। ये फिम्बरी का है एक झालर जैसा एक रचना होती है, अंगुली आकृति का रचना होती है, जो अंडा को पकड़ने का काम करता है। ये अंडा को करेगा, पकड़ेगा। तो यहां से जो फिम्बरी है इस अंडे को पकड़ेगा। ठीक है, ये 1 सप्ताह इसको बनने लग गया, 1 सप्ताह के बाद इसको पकड़ेगा और पकड़ के इसको यहां तक लाएगा। कहां तक लाएगा, यहां तक लाएगा। कहां पड़ा है, यहां पर जो अंडा होता है ना, ये और गतिशील होते हैं, ये गतिशील नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ना पूछ होता है और ना इसमें जो फ्रक्टोज होता है ना, पोषक तत्व इसमें पाया जाता है, जो कि शुक्राणु में फ्रक्टोज पाया जाता है, क्योंकि शुक्राणु से जो होता है फ्रक्टोज का निर्माण करता है, अन्य जो पोषक तत्व देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये संकुचन के द्वारा धीरे 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 1 सप्ताह में कहां पहुंचते हैं, फैलोपियन नली में पहुंचते हैं। किसके द्वारा, फिम्बरी के द्वारा। ठीक है, यानी 7 दिन इसको लग जाता है कहां, यहां पर पहुंचने में। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या होता है, 1 सप्ताह तक यहाँ पर ये रहता है। 1 सप्ताह तक यहाँ पर ये ठहरा, 1 सप्ताह तक वहां पर रहेगा। तो इसी तरह 7 दिन यानी 14 दिन यहाँ पर हो गया, 14 दिन यहाँ पर हो गया। और अगले 14 दिन के बाद जो 15, 16, जो 21 दिन तक होता है, तो अब यही सबसे अच्छा गर्भधारण के योग्य होता है। जो सबसे अच्छा जो गर्भधारण के जो दिन होता है ना, सबसे अच्छा कौन होता है, 14 से 21 दिन। ठीक है, और उसके बाद जो ये 7 दिनों के बाद ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, नष्ट होने लगता है। जो यहाँ का अंडा है ये क्या होगा, नष्ट होने लगता है। इसी दौरान जो इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय होती है इसमें बहुत सारे जो कोशिकाएं है उसका निर्माण होने लगता है। और ये कोशिकाएं जो झिल्लियां भी होती है, इसमें जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वे स्रावित होने लगते हैं। और इसकी जो सतह होती है मोटी होने लगती है, जो गर्भाशय की सतह कहते हैं मोटी होने लगती है, गर्भधारण योग्य बनने लगती है। उसमें बहुत सारा जो रुधिर कोशिकाएं होती है वे भी शामिल होने लगती है और उसे मोटा कर देता है। ठीक है, यदि अब क्या होता है, यदि यदि जो मैथुन होता है उसके द्वारा जब शुक्राणु यहाँ पे पहुंचते हैं, बहुत सारा हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, लाखों में पहुंचेंगे, और उसमें एक आवाज सफल होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो शुक्राणु है यहाँ पर पहुंचेंगे, तो अब ये जो अंडा है यहाँ पर, ये जो अंडा है, तो इसको क्या करेगा, ये जो शुक्राणु है, ठीक है, सबसे पहले इस पर अटैक करेगा। तो जो इसका एस्ट्रोजन जो आगे का जो सर है ना, एस्ट्रोजन आगे सीन में पैदा है एस्ट्रोजन, वो क्या करेगा, इस अंडा की जो भी परत है उसको तोड़ेगा। इसमें 2 परतें पैती है, उस परतों को क्या करेगा, तोड़ेगा। और जैसे तोड़ दिया तो ये कठोर हो जाता है। कठोर क्यों होता है, क्योंकि जब एक को तोड़ दिया तो अन्य उसको अब तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। यानी एक शुक्राणु एक अंडा को निषेध करता है, क्योंकि शुक्राणु बहुत, देखिए अंडा बहुत बड़ा होता है। जैसे मान ये अंडा है, जो शुक्राणु होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होता है, बट हम लोग बनाते हैं तो बड़ा फिगर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या पाता है, केंद्रक पाता है, और इसमें 2 प्रकार के जो परतें होती पाई अंडा में। और जैसे ये अटैक किया अपने एस्ट्रोजन से तोड़ा इसको, तो ये कठोर, इतना कठोर हो जाता है कि अन्य जो शुक्राणु है इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब ये तोड़ दिया तो निषेचन क्रिया हो जाएगा, और ये धीरे धीरे यहाँ पे आगे की तरफ जाके गर्भाशय में हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं हुआ, यदि निषेचन क्रिया नहीं हुई तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो अंडा है ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे, और ये टूटकर जो गर्भाशय है उसके रास्ते, और गर्भाशय में जो भी गर्भाशय में होता है, अब जब निषेचन नहीं बना तो इसमें एस्ट्रोजन की, जो एस्ट्रोजन है उस हार्मोन की कमी हो जाएगी। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी तो इसमें जितना भी परतें बनी हुई है ना, जो रक्त की जो परतें बनी हुई है वे सब क्या होगी, नष्ट होने लगेगी। और एक ल्यूटियम कार्पस होता है और एक अन्य रचनाएं होती है, उसमें ये परिवर्तित होने लगता है। और क्या होता है, अब ये इसके रास्ते जितना भी रचनाएं हैं और जो रक्त कोशिका है ये इसका होगा शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए बहुत सारा बच्चा ये कंफ्यूज होता है ना कि सर जो बोल रहा है कि मासिक चक्र के 14वें दिन के बाद क्या होता है, 14 दिन के बाद अंडा क्या होता है, बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब निकलना स्टार्ट हुआ, इसी को तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको कहते हैं, ये कम से कम 2 से 5 दिन चलेगा, अधिक से अधिक मैक्सिमम चलता है 7 दिन। ठीक है, यहाँ पे ये 7 दिन हो गया, और इसके जो 7 दिन इसको फिर बनना स्टार्ट, एक अंतर चलता है, इधर बन गया, एक बार इधर निकलेगा तो दूसरा बार इधर से निकलेगा, दूसरा बार किधर निकलेगा, इधर से। मतलब हमेशा जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अंडा जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जो अंडा निकलने की क्रिया होती है, ये हमेशा एकांतर होती है, यानी इधर होगा तो उधर एक बार होगा, फिर उधर होगा तो इधर होगा ना, ऐसे एकांतर की तरफ चलता रहता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पे साथ बनने लग गया, यहाँ पे साथ निकल गया था, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल चल गया था, यहाँ पे साथ ऐसे रहेगा, यहाँ पे 14 दिन नहीं होगा, तो 14 दिन बाद क्या होगा, फिर फीमेल के द्वारा इसको पकड़ लिया जाएगा। यानी 14 दिन के बाद क्या होता है, अंडा जो होता है अंडाशय से बाहर निकलता है मासिक चक्र के बाद। ठीक है, चलो इतना हम लोग समझ लेते हैं। अब आगे और बहुत सारा आएगा, अभी तो फिगर है ना, बहुत सारा पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग प्राथमिक मुख्य अंग। तो प्राथमिक मुख्य अंग कौन होता है, अंडाशय, ओवरी है। ठीक है, अब देखो यह क्या है, यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी जो मादा युग्मक होता है, अंडा होता है, ओवम होता है, का निर्माण और अस्टीराइड हार्मोन, कौन हार्मोन, अस्टीराइड हार्मोन का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। देखिए पूछेगा कि जो मादा युग्मक है, जो अंडा है, उसका निर्माण कौन करता है, तो हमारा हो जाएगा आंसर ओवरी यानी अंडाशय। और जो अस्टीराइड हार्मोन है उसका निर्माण कौन करेगा, तो अंडाशय। ठीक है, यह क्या होता है, यह उदर के नीचे दोनों ओर एक एक यानी एक जोड़ी ग्रुप में पाया, अभी नहीं दिखाए, अभी तक दिखा देते फिर से। देखो यही अंडाशय है, ये क्या है, दोनों अंडाशय है, यह उदर गुहा के नीचे और दोनों तरफ क्या होता है, एक एक पाया जाता है, यानी यह एक जोड़ी ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो उदर के क्या होता है, नीचे होता है, और प्रत्येक अंडाशय में 2 से 3, देखिए प्रत्येक अंडाशय में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ध्यान सुनो कि 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा, ये क्या होती है, एक बादाम के समान, बादाम के जैसी एक रचना होती है। ठीक है, कौन, अंडाशय। यह श्रेणी भीति, ये जो श्रेणी भीति है से लिगामेंट द्वारा उदर गुहा में क्या होती है, लटकी होती है। यह उदर गुहा में क्या होती है, लटकी होती है। ये जो अंडाशय है उसका ये आंतरिक भाग है। अंडाशय को तुम बात करें, ये किसी है, ये बादाम जैसी है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है केंद्रीय, इसमें क्या होता है, जो मेडुला होता है, केंद्रीय होता है, जो डॉट डॉट होता है, और यही क्या करता है, अंडा का यानी जो डिंब कोशिका है उसका ये निर्माण करता है। ये जनिक जो एपिथेलियम होता है, जनिक एपिथेलियम का यहाँ पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जो कोशिकाएं बना होता है ऊतक से, जिसको हम एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही विशेष प्रकार होते हैं। और ये क्या होता है, परिधीय जो ये है ना संरचनाएं जो कहते हैं, एक परिधीय पाई है। ठीक है, ये आंतरिक रचना है। ठीक है, आया करा कि प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतले जनन एपिथेलियम से अस्तित्व होता है, अस्तित्व में घिरा होता है या ढका होता है। यह क्या होता है, अंदर से एक एपिथेलियम ऊतक से घिरा होता है, और अंदर अंडाशय की जो पीटिका होती है, एस्ट्रोमा होता है ना, ये होता है अंदर में जो पीटिका यानी एस्ट्रोमा होती है, जिसमें 2 भाग है, परिधीय कॉर्टेक्स, केंद्रीय यानी मेडुला। ठीक है, अंडा देखिए जो होता है ना, जो अंडाशय है, अंडाशय के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला होता है परिधीय भाग, कॉर्टेक्स होता है, दूसरा क्या होता है, केंद्रीय भाग यानी मेडुला। तो जो अंडाशय है उसका 2 भाग होता है, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। ठीक है, तो अब कहते हैं जो अंडाशय का जो मेडुला भाग होता है ना, वो किसका होता है, अंडाकार गोल रचना में बिखरी होती है, जिसे प्राथमिक पुटिका या अंडाशय पुटिका भी कहा जाता है। यानी ये जो बिखरी होती है अंडाकार की संरचना, इसी से क्या होता है, अंडा आगे विकसित होता है। तो ये कहाँ पाते हैं, मेडुला भाग में पाई है ना। ठीक है, और आगे कह रहा है कि जो प्राथमिक पुटिक कोशिकाएं हैं, ये परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। ग्राफियन फॉलिकल बनाती है मतलब कि जो प्रथम जनन कोशिकाएं होती है मादा की, उसका ये निर्माण करती है। अगला हम सहायक में लेते हैं, इस कौन कौन सहायक अंग होते हैं। और इसमें तो जो प्राथमिक अंग है वो तो अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय को हम लोग पढ़ लिए। पहला है इसका सहायक में होता है अंडवाहिनी या फैलोपियन नली, इसे कहते हैं फैलोपियन नली। ठीक है, अब कह रहे हैं यह एक जोड़ी पेशीय एवं नलिकार होती है। यह अंडाकार अंडाशय से गर्भाशय तक, यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी जो गुहा होती है पक्षामाभी और एपिथेलियम से अस्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो फैलोपियन नली होता है उसमें 3 भाग होता है। कौन कौन भाग होता है, इसमें कौन कौन भाग होता है, पहला है जो कीपक है, पहला क्या है, कीपक, पहला है कीपक यानी इन फिडुबुलम है। ठीक है, इन फिडुबल है।
दूसरा है तुम्बिका यानी एम्फूला है, और तीसरा है संकीर्ण पथ, क्योंकि पिक्चर में बात करते हैं संकीर्ण पथ जो स्टूसम है, ठीक है, स्थसम है। तो ये जो संकीर्ण पथ है जिसमें ये जिस रास्ते से जो अंडा है वहां पहुंचता है, ठीक है। तो ये इसके तीन भाग में हो गया। किसका भाग यह है फैलोपियन नली का तीन भाग, ठीक है। अगला है गर्भाशय। गर्भाशय यूटेरस, मादा में केवल एक गर्भाशय पैदा है। ये कितना संख्या होती है? एक पैदा है, जिसे बच्चेदानी कहा जाता है। और इसे आमतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पे इसको कहते हैं बच्चेदानी, क्या कहेंगे इसको? बच्चेदानी कहा जाता है। और यह 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो खोखली पेशी होती है, खोखली बने, यह खोखली रचना होती है और ये मांस से बनी होती है। इसमें एक रक्त प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। इसमें क्या होता है? रक्त पूर्ति करने के लिए नहीं पता है कि जो इसकी परतें होती है ना, इसमें जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, जो इसको क्या करती है? इसको मोटी और गर्भधारण योग्य बनाती है। और यह क्या करती है? यह भी श्रेणी भित्ति से जो लिगामेंट का होता है उससे ये जुड़ी होती है। मैंने जो शरीर होता है, शरीर की जो श्रेणी गुहा होती है, जो सबसे सामने की होती है, उससे क्या होता है? ये जुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार का जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और यही क्या करता है? इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन से ये क्या करते हैं? अपने आप को एक ऐसे विकसित बनाते हैं जिसमें गर्भधारण योग्य ये बनते हैं, ठीक है। चलो भी बात करते हैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। करा है, चलिए, इसका ऊपरी जो भाग होता है फैलोपियन नली होता है। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है, ये कहाँ खुलती है? फैलोपियन नली में खुलती है। ये बीच में पाया, जिसमें यहाँ पे हम लोग बनाए थे ऐसे ऐसे और ऐसे जो होता है, ठीक है। तो और ये ऐसी रचनाएं होती है। तो ये क्या थी? ये फैलोपियन नली है। और यही क्या है? यही है गर्भाशय। तो यहाँ पर जो क्या है? ये फैलोपियन नली है। ये क्या है? फैलोपियन नली है, ठीक है। और ये क्या है? श्रेणी गुहा में स्थित होता है, ठीक है। अब अगर है कि और नीचे का होता है, इसका नीचे जो होता है ये क्या होता है? संकीर्ण भाग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, ये सॉलिक्स कहा जाता है। जो इसका गर्दन होता है ना, सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, ये कहते हैं संकीर्ण होता है। ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है और ऊपर वाला भाग में क्या होता है? फैलोपियन नली खुलती है, ठीक है। और आगे हम लोग देख सकते हैं कि जो गर्भाशय की जो भित्तियां होती है उस पर 3 गो स्तर पाते हैं। कितने स्तर पाते हैं? 3 स्तर पाते हैं। पहला होता है जो स्तर इसका पतला झिल्लीमय, जिसको हम लोग परिगर्भाशय कहता है। इसको पहला जो होता है परिगर्भाशय कहता है। जो सेकेंड होता है ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं गर्भाशय पेशी का स्तर माना कहा जाता है। ये गर्भाशय पेशी का है, गर्भाशय का स्तर का ये पेशी स्तर है। और तीसरा जो होता है आंतरिक, जो अंदर की तरफ होता है, ये ग्रंथिल स्तर होता है। और ये कहते हैं अंतःस्तर की सबसे जो नीचे अंदर होता है, ये एक तरह का लिक्विड बने, लिक्विड को साबित करने के लिए बनाए हुए बने, ये एक तरह की ग्रंथि है। तो ये हम लोग का तीनों जो दिया है, तीनों का है, ये गर्भाशय का स्तर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले अपने अंक में, उसका नाम है योनि, ठीक है। तो योनि क्या है? जो वेजाइना इसका नाम समझते हैं। यह गर्भाशय की एक पतली ग्रीवा द्वारा, जो गर्भाशय की जो पतली ग्रीवा होती है, गर्दन होती है, सरिक्स होता है, उसके आगे जो हम लोग आते हैं एक रास्ता होता है, योनि बदल जाती है। और योनि क्या होता है? ये जो मैथुन होता है, मैथुन के समय से जो पुरुष होते हैं उसमें से क्या होते हैं? वीर्य को ग्रहण करने का कार्य करती है। यानी जो मैथुन जो क्रियाएं होती है उसमें जो वेजाइना होती है उसका बहुत ही भूमिका होता है। और ये जो वीर्य है, वीर्य को ग्रहण करने के कार्य करती है। और इसके अलावा कुछ भी इसका काम नहीं है। जो योनि है, योनि में किसी भी विशेष प्रकार का कोई भी लिक्विड स्रावित नहीं होता है और इसमें किसी भी प्रकार का जो भी ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसका मेन काम है केवल जो मैथुन के समय इसका जो वीर्य है, वीर्य को ग्रहण करना, ठीक है। चलिए अगला इसमें आ जाते हैं हम लोग कि जो बाह्य जननांग है, बाह्य जननांग में क्या कहता है देख लेते हैं। तो जो बाह्य जननांग है, देखिए स्त्री के जो वृहत ओष्ठ, लघु ओष्ठ और हाइमन और एक भाग से स्त्री का बाह्य करते हैं, ये बाह्य जननांग होता है, ठीक है। देखिए ये जो हम लोग का जो स्त्री होती है, स्त्री का जो बाह्य जननांग है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें जो देखिए, तो ये जो दिया है, ये जो रचना है इसमें देखिए 2 प्रकार की रचनाएं पैदा है इसमें, जिसको कहते हैं एक को कहते हैं बृहत ओष्ठ, जो बाहर की जो परत होती है उसको कहते हैं बृहत ओष्ठ, और जो अंदर की होती है उसे कहते हैं लघु ओष्ठ, ठीक है। और इसमें इसके पीछे एक प्रकार की देखिए यहाँ पर झिल्ली पाई है, इसको हाइमन कहता है। ये कहते हैं हाइमन कहता है, जो किसी चोट के कारण ये टूट भी सकती है, खत्म भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें बीच से 2 प्रकार के जो छिद्र होती है, एक से यूरिन को बाहर निकाला जाता है और एक का संबंध होता है जो सॉलिक्स होता है, यानी गर्भाशय के जो सॉलिक्स होते हैं उससे संबंध होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डॉट 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 ये जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं जनन सेल।
और ये क्या होते हैं, ये इस पर बाल युक्त होता है नहीं, इस पर बाल बहुत होते हैं, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार की जो झिल्ली पाई जाती है जो बहुत ही उत्तेजना को उत्पन्न करती है और ये बहुत ही संवेदनशील होती है, ठीक है। इसको भाग के भी कहा जाता है और इसमें बता दें ये क्या है, ये यूरिन वाला छिद्र है, ठीक है। और ये क्या है, ये हाइमन है और भाग यहाँ पर है, ठीक है। इस सब पर हम लोग चर्चा देख लीजिए फिर से। और ये बृहत ओष्ठ है, जो बाहर की परत होती है इसको बृहत ओष्ठ कहते हैं, जो अंदर की परत होती है उसे लघु ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य जननांग, ठीक है, बाह्य जननांग। चलिए अब हम लोग आते हैं स्तन ग्लैंड। जो स्तन ग्लैंड यार, जो स्तन ग्लैंड है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये स्तन ग्रंथियां हैं। अब क्या होता है, देखिए बाहर से देखने पर नहीं थी नहीं होता, देखिए अंदर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो नलियां होती है, नलियों का ये बहुत सा गुच्छा होता है जिसमें जो लैक्टोजेन है वो क्या करते हैं, यहाँ पर दूध जो स्राव करते हैं उसका निर्माण करते हैं। देखिए ये क्या है, जनन नलिकाएं हैं, इसमें बहुत सारा जनन नलिकाएं पाई दिखे ना, ये जनन नलिकाएं हैं। और ये जो है, जो दिखाई दे रहा है ऐसा संरचना, ये वासा है, इसको एडिपस कहते हैं ना। ये क्या है, एक वासा होता है, वासा होने का ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है, ठीक है। और इसके जो ये यहाँ पे जो नली है इसको ग्रंथिल ऊतक कहा जाता है। और इसमें देखिएगा ना एक नली जैसे यहाँ पर कुपिका जैसे पाई रचना, इसी को कहते हैं कुपिका, जिसमें जो लैक्टोजन है, दूध है, जो वहां पे कहते हैं वहां पे नियमित होकर वहां पर रहते हैं। और एक है जो एम्फिबुला है जिसको हम लोग कहते हैं तुम्बिका, ठीक है। और ये सब के सब आकर एक मुख से यहाँ पर मिलते हैं, एक मुख से मिलते हैं और इसी के द्वारा जो बच्चा होता है दूध जो होता है उसको ग्रहण करता है। तो ये हमारा है जो स्तन तंत्र ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में और कर रहा है कि स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों में एक अभिलक्षण है, ठीक है। ये मादा जो स्तनधारी इसी के नाम पड़ा है ना, कि जो जीव बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाता हो, तो वही करा कि यह उसका अभिलक्षण रहता है। स्तनों में क्या होता है, विभिन्न मात्रा में वासा एवं ग्रंथिल ऊतक होते हैं, विभिन्न प्रकार के वासा निसाइट होता है और जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं। प्रत्येक स्तन में क्या होते हैं, 15 से 20 ग्रंथिल ऊतक होते हैं, 15 से 20 कहते हैं ग्रंथिल ऊतक होते हैं। और ये बहुत से पालियों में बटे होते हैं और प्रत्येक जो पाली में क्या होता है, कुपिका होती है, कुपिका कोशिकाओं का जो समूह होते हैं। और यह कुपिका दूध का क्या करते हैं, स्राव करते हैं, उत्पादन करते हैं। और ये कुपिका से दूध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में आ जाता है, ठीक है। और प्रत्येक पली का जो स्तन नलिका से मिलकर जो स्तन वाहिनी है, स्तन वाहिनी का निर्माण करता है। जो ये स्तन जो नलिकाएं हैं, सभी स्तन नलिकाएं और जो फालिकाएं जब मिल जाती है इसी को कहा जाता है स्तन वाहिनी, ठीक है। और जो प्रत्येक जो स्तन वाहिनी है तुम्बिका बनाती है और यह दूध वाहिनी से जुड़ रही होती है। और ये क्या होती है, इसके द्वारा ये बाहर की तरफ निकलती है, जो बच्चों के पोषण में सहायक होती है, बच्चे के विकास में भी सहायक होती है। इस तरह से जो मादा में जो स्तन ग्रंथि है उसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। अब आ गया है युग्मक जनन। तो यहाँ पर हम जो लोग जो नर जनन अंग, मादा जनन अंग पढ़ लिए, जो सहायक अंग है वो भी पढ़ लिए, इनके कार्य भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो युग्मक होते हैं, युग्मक माने जो नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, आखिर इनका निर्माण किस तरह से होता है, किन कोशिकाओं में और सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखिए जो युग्मक होता है, युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग एक ही क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया है युग्मक जनन, इसमें क्या होता है, देखिए युग्मक जनन बहुत ही सिंपल है कि युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मकों के बनने की क्रिया करेंगे युग्मक जनन कहेंगे। इसमें देख सकते हैं जो जनिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, यानी गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, यानी जो भी एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है उसके द्वारा युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें जो नर युग्मक के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं शुक्राणु जनन, और जो मादा गैमेट का जो निर्माण करते हैं उसे कहते हैं मादा जनन, मादा, ठीक है। अच्छा अंड जनन, सॉरी। और मादा युग्मक में जो निर्माण होता है उसे कहते हैं अंड जनन, ठीक है। अगला हम लोग हेडिंग दे दिया है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मोजेनेसिस क्या है, इसके में देखिए क्या होता है कि जो बेसन में स्थित द्विगुणित जनित एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं में और सूत्री विभाजन द्वारा
अगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। देखिए होता क्या ना, ये कह रहा है कि जो भी वृषण होते हैं, वृषण में जो द्विगुणित जननिक जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं और जो उनके से कोशिकाएं होती है, उनमें क्या होता है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अगुणित और कार्यशील, कार्यशील माने जिसमें एक्टिव हो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है कि यह प्रक्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, ये कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। और शुक्र जनन नलिका कहाँ होती है, ये होती है वृषण में। जो शुक्र जनन नलिका कहाँ पे होती है, वृषण में होती है। और जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, वृषण में होता है। आगे कहा कि इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है शुक्राणु जो प्रसू या इसको कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। और दूसरा दिया है स्पर्मेटिक या शुक्राणु में रूपांतरण, ठीक है। शुक्राणु में रूपांतरण या शुक्राणु जनन, या इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला इसका भाग के बारे में समझते हैं कि शुक्राणु प्रसू क्या है, ठीक है। चलो, शुक्राणु प्रसव या इसको कहते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसमें कहते हैं यह क्रिया जनन काल में प्रारंभ होती है। जनन काल समझते हैं ना कि एक जो नर होता है, उसका जो जनन काल होते हैं, ये 13 से 14 वर्ष से शुरू होते हैं, ठीक है। इससे आगे भी हो जाएगा। इसे निम्न अवस्था में भी बांटा गया है। इसे किस में बांटा गया है, निम्न अवस्था में बांटा गया है। पहला होता है गुणन प्रवस्था। पहला क्या होता है, गुणन प्रवस्था। पहले का गुजरेगा गुणन प्रवस्था यानी मल्टीप्लीकेशन फेज। जो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जननिक जो एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, कि कुछ कोशिकाएं आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और अन्य कोशिकाओं से क्या होती है, वो भिन्न होती है। और एक प्रकार है, उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं भी कहते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, और जिसमें के फलस्वरूप क्या होता है, शुक्राणु जनन के द्वारा जो शुक्राणु कोशिकाएं है उसका निर्माण होता है। अब देखा करा है कि जो जनिक एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं हैं, ये जो अन्य कोशिकाएं हैं उसके आकार में इसकी क्या होती है, ये बड़ी होती है। ये क्या होती है, बड़ी होती है। और इसमें कई बार जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन टूटने के बाद इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती है उसका निर्माण होता है। ठीक है, पहले का फेज में क्या होगा, प्राथमिक जो फेज है, इस फेज में जो कोशिकाएं हैं, बड़ी जो कोशिकाएं है कौन, एपिथेलियम वाली, ये टूट कर यानी समसूत्री विभाजन के बाद ये टूट कर ये बहुत सारे खंडों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब सेकंड फेज में आते हैं। सेकंड होता है, इसको कहते हैं वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज। इस अवस्था में क्या होता है देखिए, इस अवस्था में जो बटे हुए जो क्रोमोसोम है, जो कोशिकाएं बट गई है, टूट गई है, देखिए इसमें कहता है इस अवस्था में जो स्पेरेटोगोनिया है, कोशिकाएं क्या होती है, वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखिए प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है, उसमें बदल जाती है। तो अब क्या होता है, जो देखिए पहले का अवस्था क्या था कि जो भी उसमें कोशिकाएं थी जो विशेष प्रकार की बड़ी थी, और वे बंट कर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बंट कर वे बहुत सारे खंडों में टूट गई। और दूसरा फेज में क्या होता है कि जो वे टूटा हुआ जो भाग है ना, वे वृद्धि किया, विकसित हुआ, और उसमें कोशिका कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहता है। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यहाँ तक भी क्या है, 2n है, यानी ये द्विगुणित होता है। कहता है द्विगुणित होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या होता है इसका, इस प्रावस्था में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो प्राथमिक कोशिकाएं हैं, शुक्राणु कोशिकाएं, इसका क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री होता है। और समसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इससे क्या होता है, दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए पीछे जो समसूत्री विभाजन हो रहा था, उसमें शुक्राणु प्राथमिक जो जनन कोशिकाएं थी, जो एक जो बढ़ गई है उसे क्या करेगी, वो शुक्राणु कुल का निर्माण कर देती थी। और जो दूसरा था उसी में अर्धसूत्री विभाजन के, जो तीसरा फेज में आके अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे।
जिसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोसाइट का विभाजन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो एक स्पर्मेटोसाइट है 4 स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2n, ठीक है 2n, और ये 2n का हो जाएगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो ये 2n हो जाएंगे, और ये है क्या हो जाएंगे, इस शुक्राणु कुल का निर्माण कर लेंगे, और ये 2n है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2n आगे आप वृद्धि करके ये क्या हो जाएगा, ये n बन जाएंगे, और पुनः इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो ये भी n और ये भी n और ये भी n बन जाएगा और ये भी n बन जाएगा। उसके बाद ये क्या बनेगा, आगे परिपक्व होकर शुक्राणु बन जाएंगे, और ये भी परिपक्व होकर शुक्राणु बन जाएंगे, और ये भी परिपक्व होकर शुक्राणु बन जाएंगे, और ये भी परिपक्व होकर शुक्राणु बन जाएंगे। यानी जो यहाँ पर एक जो कोशिकाएं हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं, इससे वृद्धि होकर ये 4 शुक्राणु का निर्माण करती है। अगला 2 नंबर दिया इसमें, एस्पर्मेटिस का शुक्राणुओं में रूपांतरण अर्थात शुक्राणु जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन मोटिल होते हैं। नॉन मोटिल मतलब होते हैं कि ये गतिशील नहीं होते हैं, ये अगतिशील होते हैं। यहाँ तक ये सब अगतिशील है, और गोलाकार शुक्राणु प्रसूव या स्पर्मेटोटिस का रूपांतरित होकर सक्रिय और चल शुक्राणु में बदल जाना शुक्राणु जनन कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो शुक्राशय है वहां से एक विशेष प्रकार का लिक्विड साबित होता है, जो जिसमें फ्रुक्टोज शामिल होता है, और ये क्या करते हैं, उसे एक्टिव कर देते हैं, उसे करेंगे एक्टिव करेंगे, और इस प्रक्रिया में जो शुक्राणु प्रसूव है या स्पर्मेटोटिव है का जो गलजीकरण है, शुक्राणुओं का जो क्रोमोसोम बनाती है, ये क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखिए जो शुक्राणु होते हैं, ये देखिए जिसमें मानते हैं ये शुक्राणु है, ठीक है, और जो इसके आगे का भाग है ना, आगे के भाग को कहते हैं एक क्रोमोसोम, कहते हैं एक क्रोमोसोम, ठीक है, और इसी का क्या करता है, यहाँ पर निर्माण करता है, जो अंडा के जो परतें होती है उसको तोड़ने में ये बहुत ही सहायक होता है। चलो अगला दिया है शुक्राणु की संरचना, और शुक्राणु को समझते हैं शुक्राणु कैसा होता है, रचना दिया होगा। देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है, और थोड़ा टाइम है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म का ये जो सर होता है, और सर के जो ऊपरी भाग होता है वहीं पर स्थित होता है एक क्रोमोसोम। अभी तो पता चला कि ना, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम का मेन काम है जो अंडा की जो परतें होती है उसको तोड़ना, और इसके जो मुख्य भाग होता है जो बीच सर के बीच में, एक होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ये आधा होते हैं, अगुणित क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो समीपस्थ तार केंद्र है, और ये क्या है, दूरस्थ केंद्र तार है, और इसके जो मध्य भाग होता है इसमें होता है माइटोकांड्रिया, मध्य भाग होता है माइटोकांड्रिया, और जो सबसे पीछे होता है तेल होता है नहीं, पूंछ होती है, जिसके कारण ये मोटी होते हैं, गति करते हैं। ये जितना ही मोटी मोशन करेंगे उतना ही ये आगे बढ़ेंगे। ये सर हो गया, हेड हो गया, ये गर्दन नेक हो गया, और ये मिडिल भाग हो गया। 3 भागों में बटेंगे, सर धड़ पुंछ, सर धड़ पुंछ। चलिए यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक शुक्राणु पतले एवं लंबे होते हैं। ये क्या होता है, पतले एवं लंबे होते हैं, और ये क्या होता है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी, देखिए इतना छोटा होता है शुक्राणु ना, इसके हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो जब तक सूक्ष्मदर्शी नहीं लगेगा तब नहीं इसको नहीं देख सकते। और तब उसमें सर धड़ पूंछ होता है, माइटोकांड्रिया होता है ना, बहुत सारे उसमें एक क्रोमोसोम होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। उसे हम आप लोग अपनी आंखें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिससे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो पहला था हेड, पहला कौन था, हेड। ये क्या होता है, ये शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है, इसमें बड़ा, ये सबसे बड़ा भाग होता है, और ये क्या होता है, अगुणित होता है, केंद्रक होता है, इसमें अगुणित केंद्रक होते हैं। इसके आगे एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि अभी बात किए हैं। यह निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। कौन, एक क्रोमोसोम, जो निषेचन के समय बनो, तो जो अंडाणु के जो झिल्लियां होगी उसको तोड़ने का काम करेगा। यह सिर में पाया जाता है, कौन, एक क्रोमोसोम। अगला है नेक, जो गर्दन है। देखिए नेक क्या होता है, यह एक छोटा सा भाग होता है जिसमें 2 तार केंद्र होते हैं, और पीछे तार केंद्र चले गए ना, 2 का पाया जाता है, तार केंद्र पाया जाता है, जिसको अग्रस्थ तार केंद्र कहते हैं या इरस्थ तार केंद्र कहते हैं। अग्रस्थ तार केंद्र और इरस्थ तार केंद्र। अगला दिया मिडिल भाग, मध्य भाग। यह भाग क्या होता है, इस भाग को शुक्राणुओं का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, गोल्जी का इसमें होता है ना, तो इसे कहते हैं शक्ति गृह। किसको कहते हैं, मध्य भाग। पूछेगा कि शुक्राणु का कौन सा भाग को ऊर्जा गृह कहते हैं, तो मध्य भाग को। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं।
यानी ये जो ऊर्जा होती है जो शुक्राशय से हमें प्रदान होती है, जो मध्य भाग के माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इसी कारण जो शुक्राणु होते हैं वे क्या करते हैं, वे आगे की तरफ मोशन करते हैं, बढ़ते हैं। अगला है टेल। यह शुक्राणुओं का अंतिम एवं लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग कौन है, पूंछ होता है। और यह क्या होता है, जीव द्रव्य की झिल्ली से क्या करती है, बना होता है। ये जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है और जैसे ही ये मोशन करता है ये आगे की तरफ बढ़ता है। यानी आगे की तरफ बढ़ने में पूंछ का भी बहुत ही योगदान होता है। और अगला है अंड जनन, ओएजेनेसिस। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि जो शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन में शुक्राणु क्या है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, कौन से भाग के क्या काम है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंड जनन क्या है। तो यहाँ पे दिया है ओजेनेसिस में क्या करेंगे हम लोग कि जो अंडाशय, एक सेकेंड, जो अंडाशय में जो अंडाशय में स्थित जो द्विगुणित जो अंड होते हैं। देखिए जो अंडाशय में जो अंड होता है ये क्या होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं, ट्विन होते हैं। ये कहोगे ट्विन होते हैं। और ये क्या होते हैं, मातृ कोशिका, या इसको कहते हैं हिगोनियस में क्या होता है, और सूत्री विभाजन। ये जो मातृ कोशिकाएं होती है इसमें क्या होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं और इसमें और सूत्री विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है, जब और सूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप ये अगुणित और परिपक्व मादा युग्मक यानी अंडा का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया को हम कहते हैं अंड जनन। देखिए जो अंडाशय में मातृ कोशिकाएं होती है जो द्विगुणित होती है उसमें जो परिपक्वन होता है और इसमें समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप जो अगुणित मादा युग्मक यानी अंडा का निर्माण होता है, इस क्रिया को कहते हैं अंड जनन। यह एक स्त्री के अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया होती है तब ही प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है। देखिए जो अंड जनन की जो प्रक्रिया है ये उस बच्ची में ही शुरू होता है जब वह बच्ची अपनी माँ के पेट में होती है। जब यह बच्ची अपने माँ के पेट में होती है जो उसी समय से जो इनके जो अंदर जो अंड जनन की प्रक्रिया है शुरू होती है। इन जो मातृ कोशिकाएं सील होती है इसमें और सूत्री विभाजन होता है और वही आगे परिपक्व होकर अंडा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और याद रहा है इसी भ्रूणीय अंडाशय में कई अवस्थाएं होती है और इसी जो भ्रूण होता है, देखिए जब निषेचन होता है निषेचन के बाद ही पता चल जाता है कि कोई शिशु नर है या मादा है और उसी भ्रूण से में ही जो अवस्थाएं होती है विभिन्न प्रकार होती है उसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला इसका अवस्था है गुणन की अवस्था। सेम वही आ गया, पीछे हम लोग पढ़े थे जो शुक्राणु जनन में पढ़े थे। तो एक अब गुणन की अवस्था, पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। दिख रहा है कि इस अवस्था में अंडाशय की जो जनिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में क्या होती है, आकार में एक क्या करती है, बहुत ही बड़ी होती है और जिससे कई प्रकार के समसूत्री विभाजन होता है जिसमें उगोनिया अंड जननी। देखिए सेम वही प्रोसेस जो शुक्राणु जनन में प्रोसेस हो रहा है, सेम वही प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रकार के बदलाव इसमें नहीं है। कि इस अवस्था में अंडाशय की जो जनिक एपिथेलियम की जो कुछ कोशिकाएं होती है वे आकार में बड़ी होती है और जिसे कई बार समसूत्री विभाजन होता है जिसमें उगोनिया यानी जो अंड जननी कहते हैं। और यह शिशु जन्म के समय पुटिकाओं की संख्या कितना होती है, 20 से लेकर 20 लाख तक होती है। यह होती है 20 से लेकर 20 लाख तक होती है और इसमें लगभग 400 से 450 प्राथमिक ओसाइट्स विकसित होते हैं। 400 से 450 जो प्राथमिक जो ओसाइट्स होते हैं, जो अंडा होता है जो अनुसर के द्वारा बाहर निकलते हैं, 400 से 450 निकलते हैं। और दूसरा अवस्था है वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। यह अवस्था लंबी होती है जो भ्रूण अवस्था, जब शिशु जो पेट में होता है उसी अवस्था में भ्रूण अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। ये क्या होता है, वृद्धि अवस्था का भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होती है और जब तक परिपक्वन अवस्था नहीं आता है तब तक यह क्या होता है, बनी होती है। कौन, वृद्धि की अवस्था जब तक परिपक्वन की अवस्था न जाए तब तक यह बनी होती है और यह कहाँ होती है, यह भ्रूण अवस्था में ही होती है। इस अवस्था में उगोनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करने का आकार में बड़ी हो जाती है और इनका जो केंद्रक भी क्या होता है, आकार में बहुत बड़ा हो जाता है। इस जो अंड जनन है इसमें 2 फेज हो गया और तीसरा फेज आता है परिपक्वन की अवस्था।